Hello guys, this is the very first video of my channel. So I'm starting with class 12th chemistry, first chapter solid state. Solid state पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि there are 5 states of matter: solid, liquid, gas, plasma, Bose-Einstein condensate. So in these classes we study about the solid, liquid, gases in an elaborate way, but about the plasma and Bose-Einstein condensate we study in a higher class. Okay, so let's begin with the definition of solid state. Solid state एक ऐसा state है which possesses rigidity and hence have a definite shape and definite volume. Okay, next come why solid exist. अगर कोई particular thing आपकी solid है तो वो solid ही क्यों है, उसका क्या रीज़न हो सकता है, तो ये बात हम यहाँ पे जानेंगे. तो इसके लिए दो फैक्टर्स हैं जो एप्लीकेबल होते हैं. सबसे फर्स्ट जो फैक्टर है वो आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है. ओके, सबसे फर्स्ट फैक्टर आपका है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और जो नेक्स्ट फैक्टर आपका आएगा वो है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल. ओके, तो हम सबसे पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को देखते हैं. ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपका क्या होता है. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो टाइप के फोर्स के बारे में बताती हूँ. एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, एक होता है आपका इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स. ठीक है, तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स इट ऑपरेट within a single molecule. Okay, and in case of intramolecular force there is a requirement of 2 molecules. Right guys? Okay, so intermolecular forces solid state में होते क्या हैं. These are the forces which try to keep the constituent particle close together. ठीक है, जो उनको बाइंड करके, मतलब सॉलिड के पार्टिकल्स को बाइंड करके रखते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. अब दीज फोर्सेस कैन बी जनरली ऑफ 3 टाइप्स. राइट, सबसे पहला फोर्स क्या है, आयनिक फोर्स, देन कोवेलेंट एंड नेक्स्ट कम वैन डर वाल. ठीक है, आयनिक फोर्स, जैसा कि आयनिक वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि इट कंप्राइजेज ऑफ आयंस. ओके, जैसे एग्जांपल हम NaCl को देखें. NaCl सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा विद कंसिस्टिंग ऑफ आयनिक फोर्स. ठीक है, तो Na+ एंड Cl-. एंड देन नेक्स्ट कम वैन डर वाल फोर्स. वैन डर वाल फोर्स के कुछ सॉलिड वाले एग्जांपल्स हैं, जैसे आप सुबह सुबह जो टी के लिए शुगर यूज़ करते हो, वह उसमें क्या है, आपका कोवेलेंट फोर्स है. यूरिया and diamond is also having covalent force. Next is an van der Waals force. van der Waals force जैसे ही आता है वैसे ही हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि van der Waals force जनरली गैसेस में एग्जिस्ट करेगा. बट मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे सॉलिड्स हैं जिनमें van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. जैसे जो आपका हैलोजेंस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के बाद जो आयोडीन आता है, it exists in a solid form with van der Waals force, and ice also it have van der Waals force. ठीक है, and then यहाँ पे एक बात और आती है कि सबसे ज़्यादा जो आपका स्ट्रेंथ होता है वो आपका होता है आयनिक का, देन कोवेलेंट का, एंड देन van der Waals फोर्स. ओके, मतलब van der Waals फोर्सेस का जो स्ट्रेंथ होता है वो सबसे कम होता है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल. ये सेकेंड फैक्टर है आपका कि कोई भी एलिमेंट या फिर कोई भी मटेरियल सॉलिड फॉर्म में ही क्यों एग्जिस्ट कर रही है. जो आपका अरेंजमेंट होता है उससे हमें किसी भी सॉलिड के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चलता है. जैसे कि अगर कोई पर्टिकुलर सॉलिड अरेंज्ड है किसी वे पे,
तो हम बहुत सारे हमारे पास टेक्निक्स होती हैं जैसे एक्सरे वगैरह या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह, तो उनसे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा सॉलिड यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, अब किसी भी सॉलिड में अरेंजमेंट दो तरह का हो सकता है, ठीक है। कौन कौन सा? एक आपका रेगुलर अरेंजमेंट हो सकता है या फिर उस सॉलिड में इर्रेगुलर अरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है। अगर आपका रेगुलर अरेंजमेंट हुआ तो रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से आपका क्या एग्जिस्ट करेगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। एंड इफ द अरेंजमेंट इज इर्रेगुलर देन देयर एग्जिस्ट एमोर्फस सॉलिड। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड के बारे में देखते हैं कि इन दोनों होते क्या हैं। जैसे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो आपका एटम्स होते हैं दे आर अरेंज्ड इन अ प्रॉपर वे इन अ डेफिनेट मैनर। ओके, मतलब एक के नीचे एक ऐसे अरेंज्ड हैं, ठीक है। दे आर अरेंज इन अ डेफिनेट मैनर। बट इन केस ऑफ जो आपका एमोर्फस सॉलिड होता है, उस केस में जो आपके एटम्स होते हैं वो रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, कोई भी कहीं पे भी अरेंज हो गए, ठीक है, ऐसे। अब जब इनका अरेंजमेंट होता है तो इनके अरेंजमेंट में जैसे कि आप क्रिस्टलाइन सॉलिड का अरेंजमेंट देख रहे थे, ठीक है, ऐसे अरेंज था सॉलिड, ठीक है। ओके, ये सॉलिड अरेंज है। अब इन मॉलिक्यूल्स के बीच में ये गैप है, ये जो मैंने गैप फिल कर दिया है वो गैप है, ठीक है। इसमें ये किस केस का है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। और एमोर्फस सॉलिड में क्या है कि जो आपका ये अरेंजमेंट है इनका रैंडम होता है, ठीक, रैंडम अरेंजमेंट है, ठीक है। तो इनके बीच में गैप है, ओके। तो ये गैप जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड में एग्जिस्ट कर रहा है, उस गैप को हम क्या बोलते हैं? वॉइड। क्या बोलते हैं? वॉइड। वो गैप आपका वॉइड होता है, वॉइड्स कहलाते हैं। अब बात आती है, हम कंपेयर करते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड में वॉइड्स किसका ज़्यादा और किसका कम होता है। सिंस आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर अरेंजमेंट है और एमोर्फस सॉलिड में इर्रेगुलर अरेंजमेंट है, तो आपका ऑलवेज ध्यान में रखिएगा कि जो एमोर्फस सॉलिड है उसमें जो वॉइड होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके गाइस, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं डिफरेंस बिटवीन अ क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला डिफरेंस, हम डेफिनेशन के बेस में सबसे पहला डिफरेंस देखते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होता है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं दे आर अरेंज इन अ 3 डायमेंशनल पीरियोडिक मैनर में, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनका एक डेफिनेट वे होता है अरेंज होने का। तो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है दे आर अरेंज इन अ 3 डायमेंशनल पीरियोडिक मैनर। और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे कि एमोर्फस सॉलिड जो है उसका कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है। फिर आपका जो ज्योमेट्री होता है वो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड में वेल डिफाइन होता है एंड इन केस ऑफ एमोर्फस सॉलिड इट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। फिर आपका जो रेंज ऑफ ऑर्डर होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, ठीक है। जैसे कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट है इसमें तो वो ऑर्डर बहुत लंबे टाइम तक चलेगी, ठीक है, बहुत लंबे टाइम तक चलेगी। लेकिन जो आपका एमोर्फस सॉलिड है वो उसमें वो ऑर्डर बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होगी, इसलिए उसको शॉर्ट रेंज के लिए होगी, इसलिए उसको शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है मेल्टिंग पॉइंट की। तो जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड एमोर्फस सॉलिड मेल्ट ओवर अ रेंज। नेक्स्ट इज द हीट ऑफ फ्यूजन। Heat of fusion is high in case of crystalline solid, but it do not have a fixed value in case of amorphous solid. Next, the properties of this crystalline solid. Crystalline solids are true solid as they have a regular arrangement and the forces which exist between them is very high
एंड इन केस ऑफ amorphous solid these are pseudo solid और super cooled liquid. इनको pseudo solid कहते हैं या फिर super cooled liquid भी कहते हैं. super cooled liquid क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे आपने जनरली जो ओल्ड बिल्डिंग्स पे देखा होगा कि जो विंडो पेन लगी होती है उसमें जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो थिक हो गया होता है. क्यों? क्योंकि ऊपर का सॉलिड जो होता है वो फ्लो कर जाता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसीलिए उसको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट कम टू द एनर्जी. द एनर्जी इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड इज़ वेरी लो एज कम्पेयर टू दैट ऑफ एन amorphous solid. Okay, here one more point which I haven't mentioned. The crystalline solid जो आपका होता है वो आपका आइसोट्रॉपिक होता है. ओके, जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो आइसोट्रॉपिक होता है और जो आपका एमॉर्फस सॉलिड होता है वो आपका एन आइसोट्रॉपिक होता है. एन आइसोट्रॉपिक होता है. ओके, सो this is the end of my first video, and I will come with the next video tomorrow or day after tomorrow.